जी अस्सलाम वालेकुम। C5 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 11। आज हम स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं, वो है ISA 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन आज के स्टैंडर्ड की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ISA 510 कवर किया था। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। चलें अब चलते हैं 510 की तरफ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, 3 स्टैंडर्ड है। जब कभी आपने प्रिपरेशन करनी है, तीनों का ग्रुप इकट्ठा प्रिपेयर करना है। एक ISA 560, एक है ISA 510 और एक है ISA 710। 560 क्यों रेलिवेंट है ये भी आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें एक सिचुएशन ऐसी है जो कि 710 में डिस्कस हुई है और वो 560 में भी डिस्कस हुई है। 510 और 710 इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है भला? 510 हमें यह बताता है कि हमने इस साल अगर हमारा इनिशियल ऑडिट है तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है, ओपनिंग बैलेंसेस के हवाले से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 510 क्या बताता है? इसी साल जिसके हम ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, इनिशियल ऑडिट है, इसके ओपनिंग बैलेंसेस के हवाले से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 710 क्या बताता है कि जो कोरिस्पॉन्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, उसके हवाले से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इस साल के फिगर्स के साथ जो पिछले साल की फिगर्स, पिछले साल की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, उसे कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। और जनरल रूल क्या है हमारा पाकिस्तान में कि एज ऑडिटर हमने इस साल की फिगर्स को तो वेरीफाई करना है, लेकिन जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है उसकी वेरिफिकेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यही में बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि अगर देखें मैनेजमेंट ने तो IAS 1 के मुताबिक, रूल के मुताबिक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी ही करनी है, लेकिन एज ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल की फाइनेंशियल फिगर्स को वेरीफाई करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो फिर 710 हमें बताता क्या ये स्टैंडर्ड? ठीक है, ये 710 का तरीकाकार और 720 का रूल एक जैसा है। दोनों ये कहते हैं, 710 डिस्कस करता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को और 720 डिस्कस करता है अदर इंफॉर्मेशन को। दोनों में जो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह वेरीफाई करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर ऑडिटर को अपना रूटीन का ऑडिट करते हुए, अगर ऑडिटर को अपना रूटीन का ऑडिट करते हुए इनमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको रिपोर्ट करना फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी बन जाता है। यानी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन 710 के मुताबिक वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। जनरल रूल है, जनरल रूल बता रहा हूं, अभी कहानी आगे चलेगी तो उसमें ट्विस्ट आएगा। जनरल रूल बता रहा हूं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो हमने आंखें बंद नहीं करनी, उस वक्त उस गड़बड़ को रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती। तो याद रखें 710 में हम 510 में हमने 2 चीजें सीखी थी। एक ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई कैसे करना है, और दूसरा इस वेरिफिकेशन के नतीजे में अगर हमें एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता, या मिस स्टेटमेंट आती है या नहीं आती, उसका हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा यह भी सीखा था। 710 में हम ये नहीं सीखेंगे कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करना है, नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। फिर सीखेंगे क्या? अगर इस साल का ऑडिट करते हुए पिछले साल की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ आ जाती है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है। 710 में कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। और ये अटेंटिव होके सुनिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी स्टैंडर्ड है, ट्रिकी स्टैंडर्ड है। तरतीब से चलेंगे, सुकून से चलेंगे, रुक रुक के मैं आपसे पूछता रहूंगा, आपने मुझे ओके करते रहना है। पहले मुझे ये बताइए 510 और 710 का रिलेशनशिप समझ आ गया? 510 के मुताबिक 2 बड़ी जिम्मेदारियां, प्रोसीजर भी परफॉर्म करना, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी। 710 के मुताबिक सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर परफॉर्म कोई नहीं करना, सिर्फ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? अच्छा, 710 का जो टाइटल है ना वो है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। पहले मैं आपको इसकी डिटेल टेक्निकल साइड पे बाद में चलेंगे, पहले हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लें। ये क्या कहता है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? पिछले साल की इंफॉर्मेशन जब वो इस साल की इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट की जाए, इसे कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन।
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब पिछले साल की इंफॉर्मेशन को इस साल की इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट किया जाए, इसे कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह तो चलो सारी ही अहम होती है, वो प्रेजेंट कर दी जाए, ठीक है। लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट्स में इस साल के नोट्स ऑफ अकाउंट्स में पिछले साल के सारे नोट्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ना किए जाए, सिर्फ अहम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है, एक तरीकाकार कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को के लिमिटेड अमाउंट्स और डिस्क्लोजर, ठीक है। जैसे अगर फिक्स एसेट्स हैं तो इस साल बैलेंस शीट में पिछले साल के फिक्स एसेट का टोटल भी प्रेजेंट किया जाए, लेकिन इस साल जो फिक्स एसेट शेड्यूल है उसके साथ पिछले साल का फिक्स एसेट शेड्यूल प्रेजेंट ना किया जाए, क्योंकि वो इतना अहम नहीं है, ठीक है। एक अप्रोच ये है। एक दूसरी अप्रोच क्या है कि इस साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ पिछले साल की सारी इच्ची बिच्ची सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दो, ज्यादा अहम भी कम अहम भी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का मकसद यही होता है यूजर कंपेयर कर सके, लेकिन एक तरीकाकार में यूजर को हम सिर्फ की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपेयर करवाते हैं और दूसरे तरीकाकार में हम पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल की प्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से सुनिए, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट क्यों किया जाता है भला? रीजन क्या है प्रेजेंट करने की? कंपेयर, ताकि यूजर कंपेयर कर सके पिछले साल क्या कहानी थी, इस साल क्या कहानी है, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके, पोजीशन। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होनी तो चाहिए। अब क्वेश्चन ये है प्रेजेंट कैसे करना है। इसके दो मेथड है। ये 7-10 दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक अप्रोच क्या है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की, के लेस इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पिछले साल की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दो। पहले वाले तरीकाकार को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, दूसरे वाले तरीकाकार को कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बड़ी टर्म, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ये तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया, और दूसरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें क्या किया जाता है, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है कंपैरिजन के लिए। लो भाई, जिसको कंपेयर करना है कर लो, जिसको फिक्स एसेट शेड्यूल भी कंपेयर करना है वो भी कर लो, जो भी डिस्क्लोजर कंपेयर करना है कर लो। यानी इसका मतलब हुआ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नाम से जाहिर है कंपैरिजन करने के लिए पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। असल में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फर्क समझ आ रहा है? तो इसीलिए याद रखिएगा, एक टर्म कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, इसको दो तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम पिछले साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिर्फ की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपैरिजन के तौर पे प्रेजेंट करें, ये क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। और पूरे के पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू होता है कि पेज नंबर 10 से लेके 30 तक 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ऑन 31 से लेके 50 तक 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यानी दो सेट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो साथ साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। दोनों में फर्क समझ आया? अगर फर्क समझ आया तो मुझे बताइए, पाकिस्तान में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के तौर पे के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के तौर पे कंपैरिजन साथ दिया जाता है, साथ में अलग पिछले साल की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लगा दी जाती, ठीक है। बल्कि कुछ कंट्रीज में इंक्लूडिंग यूएसए, उनमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, फिर मुझे बताइए, आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मेथड अडॉप्ट करना है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसकी मर्जी है? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की? किसी की भी नहीं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक चलेंगे।
पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर। लेकिन याद रखें, हम आईएसए पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे कंसेप्ट जो पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होते वो भी पढ़ते हैं, इसलिए कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर भी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल। लेकिन यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असूल बता रहा हूं, अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में कहे कि पिछले साल की फिगर्स को रिपोर्ट किया गया है और ये ना बताए कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर के मुताबिक या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने अज्यूम क्या करना है? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर। कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर के रूल्स डिफरेंट है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे चलेंगे, ठीक है, अभी डिस्कस करता हूं। पहले मुझे बताइए, अभी तक की डिस्कशन में आपको सिर्फ एक टर्म का मतलब बताया, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये समझ आ गई आपको, और इसके दो तरीके ये भी क्लियर हो गए। चलिए मजीद डिफरेंस जो स्टैंडर्ड हमें बताता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वो कहता है प्रेजेंटेशन का तरीकाकार क्या है? अगर कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स के तौर पे रिपोर्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को, तो ये हमारी इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट है। और अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। आपने कभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी नहीं होगी, ना ही देखेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, विजुअलाइज कर लें ताकि आप, अगर कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर है 2022 ईयर एंड है, ये लाइन आ रही होगी 2022 की, साथ लाइन 2021 की, यह है कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये लाइन आ रही होगी 2022 की, खत्म, आगे की साथ लाइन नहीं लगी होगी, बल्कि क्या होगा, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रही होगी। आप कहेंगे कंपैरेटिव किधर गया, कंपैरेटिव किधर गया, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, कंपैरेटिव नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होगी, आगे फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगी, और वो कौन सी होंगी? पिछले साल की। भाई समझ आई आपको? सेपरेट इंटीग्रल पार्ट और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्क समझ आ गया कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में ऑडिटर ने सिर्फ करंट पीरियड पे ओपिनियन, सिर्फ यही जिम्मेदारी है। 2022 पे ओपिनियन देगा, 21 पे ओपिनियन नहीं देगा। यही होता है ना, हम 2022 में ओपिनियन देते हैं, 21 पे तो नहीं देते। 21 की वेरिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी, बल्कि अगर चेंज ऑफ ऑडिटर हो ना, इनिशियल ऑडिट, हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कहीं 506 में भी शायद पढ़ा था, और 510 में भी मेरा ख्याल पड़ा था कि अगर चेंज ऑफ ऑडिटर हो तो हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं इनिशियल ऑडिट के केस में, जिसमें हम बताते हैं पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था। और किस लिए बताते? इसलिए बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। भी समझ आ रही बात की? तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड पे होता है, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर इस साल 2022 पे भी ओपिनियन देगा और 2021 पे भी ओपिनियन देगा। हो गए ना हैरान? हो गए ना हैरान? और थोड़े थोड़े परेशान। परेशान क्योंकि डबल काम नहीं होता। कैसे? अब आप कहें सर कैसे नहीं होता? इधर एक ओपिनियन दे रहा है, इधर दो ओपिनियन दे रहा है, इधर डबल काम तो हो गया कि पिछले इस साल का भी ऑडिट करना है, पिछले साल का भी ऑडिट करना है। लेकिन डबल काम क्यों नहीं? उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं जजमेंटल क्वेश्चन। आप अगर रेगुलेटर हो, बताइए आप, बल्कि आपसे वैसे पूछता हूं, आपको कौन सा तरीकाकार बेहतर लगता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर या कंपैरेटिव फाइनेंशियल? कितनों को लग रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर? हाँ, हाथ उठाएं जरा। कितनों का कंपैरेटिव फाइनेंशियल? इट डिपेंड्स कि आप ऑडिटर बन के सोच रहे हैं कि यूजर बन के। आप सारे ऑडिटर बन के सोच रहे थे, इसीलिए आपने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है, ताकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई ना करना पड़े, लिमिटेड डिस्क्लोजर हो, थोड़े थोड़े। अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, यूजर के लिए यह ज्यादा बेहतर है। क्यों? उसे उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वरना उसे लहदा से पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी, उनको मिलाना पड़ेगा साथ साथ। ठीक, बहरहाल ये हमारी मर्जी है ही नहीं। मैंने तो जजमेंटल क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये हमारी मर्जी है। यूजर बन के सोचे तो लगता है बजाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर है, और ऑडिटर बन के सोचे तो क्योंकि इसमें जिम्मेदारी कम है, एक ठीक है, मैं कोई इतराज ही नहीं। मैंने कहा जजमेंट है ना, जजमेंट वेरी कर सकते, कोई इतराज ही नहीं मुझे। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें भी ओपिनियन देते हैं बोथ पीरियड पे। इसका यह मतलब नहीं है काम डबल हो जाता है। भाई 2 सालों पे ओपिनियन देने का मतलब यह कि काम डबल हो जाता है, ये कहां लिखा है? हो सकता है पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया हो, इस साल का ऑडिट भी हमने किया हो। अगर 21 का ऑडिट भी हमने किया है तो 21 के ऑडिट में भी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, 21 की और 20 की, उन पे ओपिनियन दे दिया। 22 पे आ गए हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 22 की भी होंगी, 21 की भी। बताइए ओपिनियन किस पे देना है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल के मुताबिक ओपिनियन किस पे देना है? दोनों पे। लेकिन क्या 21 पे दोबारा काम करने की जरूरत है?
क्यों नहीं जरूरत? पहले किया हुआ है, सारा एविडेंस तो हमारे पास है, सारा एविडेंस तो हमारे पास है। हाँ, अगला यही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, शाबाश। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है तो भी हमारे पास तरीका है, बगैर काम की एविडेंस ले सकते हैं। क्या? उससे वर्किंग पेपर मंगवा लें। 510 में प्रोसीजर में एक ऑप्शन ये भी थी, अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड कहता था ना पिछले साल का सब तो मंगवा ले, मिल जाएगा। अगर ना दे तो हम उसे कहेंगे अच्छा ठीक है, इस क्लाइंट पे तुम हमें नहीं दे रहे ना, अगले क्लाइंट पे हम तुम्हें नहीं देंगे वर्किंग पेपर। सोच लो भैया, ऐसे भाई एक ही दरिया में रहना हो तो सारे मगरमच्छों को एक दूसरे से दोस्ती रखनी चाहिए ना। तो कल को हमारे उसका क्लाइंट हमारे पास आया है, कल को रोटेशन होगी, हमारा क्लाइंट भी तो उसके पास जा सकता है उस वक्त। इसीलिए उस इलाके के लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि 2 सालों पे ओपिनियन देने का ये मतलब नहीं है कि आपको काम डबल करना पड़ता है। प्रैक्टिकली काम कम ही करना पड़ता है, डबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत ज्यादा जरूर करने के हो सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना बजाही नजर आता है। फिर से बताइए, पहले यहां पे मैं चेक पॉइंट पे ले लेक्चर को। आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, दोनों क्लियर हो गए। एक कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, दूसरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में सिर्फ 1 साल पे ओपिनियन देंगे, इस साल पे, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 सालों पे, ठीक है। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर। चलिए यहां पे मैं लगा रहा हूं चेक मार्क, मुझे आपने ओके कर दिया है, ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। 560 को अभी नहीं टच करना, मैं खुद करवाऊंगा, अभी करंट लग जाएगा। ना ना अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं खुद लिंक करवाऊंगा, रुक के फिर आपका क्वेश्चन दोबारा ले लूंगा, आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट आगे चलने से पहले एक और, क्योंकि ये है ऐसा कंसेप्ट जो 7-10 के साथ वो टच कर लेता बिला वजह। छोटा सा कंसेप्ट है, मुफ्त के मार्क्स होते हैं, लेकिन जो कि हम बात बड़ी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो छोटी चीज नजर से निकल जाती है। अक्सर जब 5-10 या 7-10 का क्वेश्चन केस स्टडी सेट करेगा ना, जब वो पिछले साल में से कोई ना कोई मसला निकालेगा, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा ये 5-10 या 7-10 का क्वेश्चन है? वो पिछले साल में या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ना कोई मसला निकालेगा। जब कभी किसी भी केस स्टडी में ओपनिंग बैलेंसेस की बात करे, पिछले साल की बात करे, समझ 5-10 7-10 का क्वेश्चन है। और ऐसी केस स्टडी में अक्सर वो हमें कहता है कि आप इसी साल अपॉइंट हुए हैं, आप इसी साल अपॉइंट हुए हैं। वो कहेगा यू हैव बीन अपॉइंटेड, ये कहेगा, ये नहीं कहेगा यू हैव बीन रीअपॉइंटेड। क्या कहेगा? यू हैव बीन अपॉइंटेड, ये नहीं कहेगा यू हैव बीन रीअपॉइंटेड। क्या फर्क है दोनों में? रीअपॉइंट का मतलब है रिकरिंग ऑडिट है, यू हैव बीन अपॉइंटेड का मतलब है इनिशियल ऑडिट। और जब कभी कह दे यू हैव बीन अपॉइंटेड तो इसका मतलब है कि 5-10 7-10 की कहानी तो छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे, जो भी उसने कहा है। 706 को नहीं भूलना। क्यों? 706 क्या कहता है जिसको नहीं भूलना? अदर मैटर, कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा हमने अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, जिसमें बताना है पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, उसने ये डेट पे ये ओपिनियन दिया। क्वेश्चन पूछूं एक, देंगे जवाब पक्का? मुझे बताइए, इनिशियल ऑडिट के केस में अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, रिपोर्ट में अदर मैटर आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के केस में के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में के दोनों में? दोनों में, शाबाश। हाँ, अदर मैटर आता है, शाबाश शाबाश। यानी ये रूल कि पिछले साल, अब यानी पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल हम ऑडिटर अपॉइंट हुए, तो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का केस हो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस, अदर मैटर आएगा। डन जी। ये इनिशियल ऑडिट मैंने आपको बोनस कंसेप्ट बता दिया, केस स्टडी में साथ जुड़ता है 5-10 और 7-10 के। क्लियर? अच्छा जल्दी से मुझे बता दें फटाफट करके, 5-10 और 7-10 में फर्क क्या है? 2 हरफी बात करनी है। 5-10 ओपनिंग बैलेंसेस पे है, 7-10 कंपैरेटिव पे है। 5-10 प्रोसीजर प्लस इंप्लीकेशन रिपोर्ट बताता है दोनों, 7-10 सिर्फ इंप्लीकेशन और रिपोर्ट बताता है। शाबाश शाबाश। अब चलते हैं हम रिपोर्टिंग अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। यहां तक जो बातें की समझ में आ रही हैं, कंप्लेक्स तो नहीं है। अब है रिपोर्टिंग अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो कि पाकिस्तान में है, यानी ये कंसेप्ट तो आपने ध्यान से पढ़ना और समझना है। ये तो हो सकता है आपके अगले क्लाइंट पे जिस पे आप जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उस पे अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में अहम नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन उसने इसी हिस्से में से पूछे, इसीलिए अलर्ट होके, ठीक। अच्छा सुने, रिपोर्टिंग अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में यह क्यों सिखा रहा है?
कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर तो वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं बता रहा। ये पता है स्टैंडर्ड 710 कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर वाला हिस्सा कब एक्टिवेट होता है? जब हमें पिछले साल में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए। ये कब होगा? जब पिछले साल में मिस स्टेटमेंट हो इन लास्ट ईयर, मिस स्टेटमेंट हो पिछले साल में, तब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है? कहानी जी सिर्फ मिस स्कोप लिमिटेशन भी कवर हो जाती है। मॉडिफिकेशन हो यूं कह लें, पिछले साल कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन भी है, लेकिन अब मैं एक ही टर्म बोलूंगा, मिस स्टेटमेंट, ज्यादातर वो वही टेस्ट करता है। मिस स्टेटमेंट हो तो क्या होगा? हमारी जिम्मेदारी क्या है? चलते चलते आपको कहता है भाईजान पिछले साल में गड़बड़ नजर आ गई है, क्या करना है? पिछले साल कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट है, व्हाट टू डू? स्टैंडर्ड स्टार्ट का ये हिस्सा स्टार्ट कहां से हो रहा है? कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स में मिस स्टेटमेंट है, व्हाट टू डू? हमने कहना है, हमने क्या करना है, इट डिपेंड्स कि पिछले साल के ऑडिटर ने क्या किया। भाई कब पिछले सालों में मिस स्टेटमेंट है, इशू क्या है जिसे ये स्टैंडर्ड एक्टिवेट हुआ? पिछले सालों में मिस स्टेटमेंट है। हम देखेंगे पिछले साल का ऑडिटर अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था कि बुरा था? भाई इससे क्या मतलब है? इससे मुराद ये है अगर कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट थी, तो अगर तो पिछले साल का ऑडिटर अच्छा था, उसने पिछले साल कौन सा ओपिनियन दिया होगा? मॉडिफाइड। ये है पिछले ऑडिटर की बात कर रहा हूं, पिछले ऑडिटर की। पिछला ऑडिटर अच्छा था, अच्छा ऑडिटर। और अगर कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट थी, पिछले साल के ऑडिटर ने कोई नहीं आइडेंटिफाई की, फिर पिछले साल भाई नहीं आइडेंटिफाई की, तो कर क्या रहा था? करता क्या रहा है? तो याशी करता रहा है। उसको क्या कहेंगे हम? बुरा ऑडिटर। भाई ये समझ आया? ये स्टैंडर्ड एक्टिवेट कब होगा? जब पिछले साल की फिगर्स में मिस स्टेटमेंट होगी। हमने क्या करना है? इट डिपेंड्स कि पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाई किया या नहीं किया। अगर तो उसने ओपिनियन मॉडिफाई किया तो ये तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया इसका तो फारिग था वो। बहरहाल हमें तो इससे क्या, हमें तो इस से गर्ज है। हम क्या करेंगे? देखिए लॉजिकली चलना है। स्टेप नंबर 1, हम मैनेजमेंट से कहेंगे सर पिछले साल में मिस स्टेटमेंट है, ऐसा कीजिए बेहतरीन अमल का, तर्ज अमल का मुजाहिरा करें। क्या आप प्रीडिसेसर ऑडिटर के पास जाएं, उससे कहे कि आओ मिलके पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट सही करके री इशू करते हैं, सही करके री इशू कर। भाई यही बनता है ना, बेहतरीन तर्ज अमल तो यही है कि मैनेजमेंट पिछले सालों में हमने मिस स्टेटमेंट नजर आई, तो बेहतर है पहले पिछले ऑडिटर को अपने गुनाहों की माफी, पापों का प्रायश्चित करने का मौका दें उसको। और वो कैसे देंगे मौका? मैनेजमेंट से कहेंगे जाओ उसे कहो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत, ऑडिट रिपोर्ट भी गलत, आओ मिलके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करें, तुम ऑडिट रिपोर्ट री इशू करो। ठीक है जी। अगर तो वो चलो गलती पे हुआ, मान ली गलती, वो क्या करेगा? अच्छा, अब वो क्या करेगा ये 710 डिस्कस नहीं करता। 710 क्योंकि हम है ना 710 में, 710 हमें ये कहता है मैनेजमेंट से कहो, और मैनेजमेंट प्रीडिसेसर ऑडिटर से जाके कहे कि आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। 710 का स्कोप यहां पे खत्म। लेकिन मैं अब इसको दूसरे एंगल पे भी लेके जाना चाहता हूं। ये इशू कहां डिस्कस हुआ वाला? 560 में पड़ा था। शाबाश। कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए, उसके बाद कोई मिस स्टेटमेंट सामने आए तो क्या करना है, याद है? उन्होंने क्या, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना 710 से निकल के 560 में आ गया हूं। हम है प्रीडिसेसर, हमने कहा ओ बड़ी गलती हो गई, आओ गलती को सुधारे। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करेगी, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर के तौर पे रिवाइज रिपोर्ट देंगे,
उस पे ऑडिट रिपोर्ट डेट चेंज करेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर अपडेट करेंगे और रिपोर्ट इशू कर देंगे। लेकिन एक चीज रह गई, लेकिन क्या टाइम को भी देखेंगे और ना डुअल, वो मैंने बात कर दी सब्सिक्वेंट इवेंट की। लेकिन एक चीज रह गई, आने वाली है कि नहीं, ये भी नहीं। आने वाली होती तो हम रिवीजन की बात ही ना करता मैं, हाँ, आने वाली होती तो मेरे, लेकिन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी तो इंक्लूड करना है, ये सिखाया था। शाबाश, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करना है कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था ना 706 के एग्जांपल में, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू होंगी, रीस्टेट होंगी, एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा। कैसे भूल सकते हैं आप, बताया था मैंने। भाई ये 560 समझ आ गया आपको, लेकिन ये भी आधा हिस्सा बनाया। अगर तो ऑडिटर से गलती हो गई, तौबा कर ली उसने, तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगा, एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा, डेट को अपडेट करेगा, कहानी खत्म। दूसरा केस, हम प्रीडिसेसर ऑडिटर हैं, मैनेजमेंट आई, सर हमारा ऑडिटर आया है, उसने कहा है पिछले साल में गलती आई, जरा देखें। हमें पता चल गया गलती, हमने कहा ना 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 ना, हम अब गलती पे रहेंगे कायम, क्योंकि हमारी तो बदनामी हो जाएगी कि हम ऑडिट से ही नहीं करते, तो बदनामी तो हम नहीं होने देंगे। हाँ, कोई इल्जाम लगेगा, हम कोई ना कोई उसको स्टोरी सुना देंगे कि ये वजह थी, नहीं री इशू करने, नहीं। अब देखें 560 के मुताबिक प्रीडिसेसर ऑडिटर दो ऑप्शंस हैं, एक तो सीधी ऑप्शन है, ठीक है, गलती मान लो, और एक दूसरी ऑप्शन क्या है, गलती ना मानो। 560 समझ आ गया। अब 710 में फिर आ जाएं, 710 में आ जाए। 710 में हमने कहानी कहां छोड़ी थी कि हमें मिस स्टेटमेंट नजर आई कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में, हमने मैनेजमेंट से कहा जाके ठीक करवाओ। मैनेजमेंट गई, वापस आई खुश खुश, हमने कहा क्या, उसने कहा गुड न्यूज, क्या, प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्री कर गया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज, हमने रिवाइज की, उसने नई रिपोर्ट दी, हमने इशू भी कर दी। हमने कहा बेहतरीन। अब बताइए हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर यूज करनी है वो कौन सी वाली करनी है, ओरिजिनली इशूड के रिवाइज्ड इशूड, रिवाइज्ड इशूड, जिनमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। एग्रीड, ये बात समझ आ गई। अच्छा चले, ये तो हो गया इधर, ठीक। हम फिर अब रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन देंगे, अनमोडिफाइड। रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन देंगे, अनमोडिफाइड। सोच के बताइए, क्या इस साल की ऑडिट रिपोर्ट जिसमें हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है, एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा? एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा, किस वजह से आएगा, री इशूड इस साल की थोड़ी हुई है, वो तो पिछले साल की हुई थी, और उन पे एम्फसिस ऑफ मैटर प्रीडिसेसर ऑडिटर दे चुका है। कौन से हैं, फूंक फूंक के कदम रखना 710 में, ऐसे नहीं कह दिया ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, प्रोसीजर कोई नहीं है ना, कंसेप्ट ही सारे। भाई ये बात समझ आ गए। आगे चले, कहानी का दूसरा सीन, मैनेजमेंट आई मुंह लटका के, हमने कहा क्या हुआ, उसने धक्के देके निकाल दिया अपने ऑफिस से, उसने कहा भाग जाओ, एक तो क्लाइंट तुम लोग किसी और के पास चले गए हो, और फिर मेरी गलतियां लेके मेरे पास भाग जाओ, नहीं कुछ करना। जब प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू नहीं होंगी, अब हम क्या करें, हम कहें कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो उसके भले के लिए सोच रहे थे, हमें क्या, खुद ही जनरल पब्लिक को खबर पहुंचेगी तो इसको लग पता जाएगा। हम क्या करें, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को गलत ही रहने दें कि ठीक करें, ठीक करें। जब ठीक करेंगे तो ये वो वाली कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर नहीं रहेंगी जो पिछले साल की करंट वाली थी, तो कोई मसला नहीं, वो तो गलत थी, ये सही है। हाँ, एक काम करना है आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर जब लिखेंगे ना, ये 2022 और पिछला 2021 है, 2021 के नीचे ब्रैकेट लगानी है और एक लफ्ज लिखना है, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड, ठीक है। मैनेजमेंट से कहेंगे चलो छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ो उसको, तुम तो ठीक काम कर लो। मैनेजमेंट कहेगी हमने क्या ठीक काम करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट कर दो। उन्होंने रीस्टेट कर दिया, हमने कौन सा ओपिनियन देना, अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्या कुछ और लिखना है, एम्फसिस ऑफ मैटर, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्यों, क्योंकि हमने रिपोर्ट देनी है और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट है, और 706 कहता है रीस्टेट करो, एम्फसिस ऑफ मैटर दो। और क्या रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा, अदर मैटर भी आएगा। अदर मैटर क्यों आएगा, इनिशियल ऑडिट है। क्या सिर्फ ये लिखेंगे केस स्टडी में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, कि ये भी लिखेंगे, उसमें रेफर करेंगे पिछले साल का ऑडिट अदर ऑडिटर ने किया था, उसने इस डेट के ऊपर ये ओपिनियन दिया, पूरी बात करें कि इशारा कर दे,
पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, दो कंसेप्ट हो गए। एक, पिछले साल की फाइनेंस मिस स्टेटमेंट नजर आई थी, पिछले साल में मैनेजमेंट को भेजा हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से री इशू करवा ली उसने, बेहतरीन अमल। इनिशियली गलती की, चलो माफ, अच्छा हो गया। ये क्या कंसेप्ट है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू नहीं की, मैनेजमेंट सॉरी ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं की, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेट इस साल की रीस्टेट कर दे। तीसरा केस, ना प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा रिपोर्ट रिवाइज करने, ना वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू रिवाइज पे राजी नहीं हुआ। हमने मैनेजमेंट से पूछा आप क्या क्या इरादा है, हमने कहा हमारा भी कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा मैनेजमेंट प्रीडिसेसर ऑडिटर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज री इशू करने को तैयार नहीं, और मैनेजमेंट इस साल की कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट करने को तैयार नहीं। कहानी समझ आई किस जगह पे पहुंच गई है? दोनों ने लाल झंडी करा दी, फारग है। प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा नो री इशू, मैनेजमेंट ने कहा नो रीस्टेटमेंट। हमने कहा ठीक है, फिर हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। इस साल की सारी फिगर्स ठीक है, ओपनिंग भी ठीक है, इस साल की सारी फिगर्स ठीक है, लेकिन पिछले साल में गड़बड़ है। बताइए ओपिनियन कौन सा आएगा? 7-10 आ गया होगा, क्योंकि पिछले साल की मिस स्टेटमेंट है कंपैरेटिव में। ओपिनियन कौन सा? मॉडिफाइड। मुझे यही समझ नहीं आ रही, मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों कह रहे हैं आप? इस साल की सारी फिगर्स तो ठीक है, कंपेरेबिलिटी नहीं रही, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। सही इंफॉर्मेशन को गलत इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ओपिनियन? मॉडिफाइड। यानी अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। ये बात समझ आ गई भाई, ये वाला हिस्सा समझ आ गया। अब चलते हैं इस हिस्से की तरफ, कॉरेस्पॉन्डिंग भी। इसमें भी पिछले साल में गड़बड़ थी, लेकिन पिछले साल का ऑडिटर बड़ा शातिर था, उसने गड़बड़ पकड़ ली और पिछले साल ही क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अब ये मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट की वजह से भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन, दोनों की वजह से। पिछले साल का ऑडिटर तो नीट एंड क्लीन होकर निकल गया, हमारी बारी आ गई। हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि पिछले साल में प्रॉब्लम है, पिछले साल में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है। हमने देखना है क्या इस साल मैटर रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सुने सुने अल्फाज लग रहे हैं, पिछले लेक्चर में सुनते रहे हैं। मैटर रिजॉल्व होने से क्या मुराद है? कि जो भी मसला था वो इस साल भी ठीक हो गया, पिछले साल का भी ठीक हो गया। अगर पिछले साल में कोई स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका भी एविडेंस, पिछले साल का भी एविडेंस मिल गया, इसका भी मिल गया। अगर पिछले साल मिस स्टेटमेंट थी तो पिछले साल की भी करेक्ट हो गई, इस साल की। रिजॉल्व होने का मतलब यह है। तो अगर मैटर रिजॉल्व हो गया, हमने कौन सा ओपिनियन देना है? अगर मैटर रिजॉल्व हो गया, अगर मैटर हो गया, हमने कौन सा ओपिनियन देना है? जैसे अगर स्कोप लिमिटेशन थी, स्कोप लिमिटेशन थी, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस नहीं मिला प्रीडिसेसर ऑडिटर को, उसने इसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। इस साल हमें इस साल का भी एविडेंस मिल गया, पिछले साल का भी मिल गया, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। क्लियर? क्योंकि मैटर रिजॉल्व हो गया। अगर कोई पिछले साल में मिस स्टेटमेंट थी, क्लाइंट ने पिछले साल इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया था, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। इस साल क्लाइंट ने इस साल की इन्वेंट्री को भी ठीक रिकॉर्ड किया, पिछले साल कंपेयर वो भी ठीक कर लिया। तो ओपिनियन कौन सा? अनमोडिफाइड। मैटर रिजॉल्व। यहां तक क्लियर है? और अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता, अब इसमें आके दो पॉसिबिलिटीज है कि रेलिवेंट टू करंट ईयर है कि नॉट रेलिवेंट टू करंट ईयर है।
इसमें आपको दो एग्जांपल दी थी, एक स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल थी, एक मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल थी, याद है? अच्छा, यहां से आप आगे लेके चलेंगे मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस में स्कोप लिमिटेशन थी, पिछला साल के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, इस साल हम आए, ठीक है? पिछले साल की क्लोजिंग ठीक था, तो उसका मतलब इस साल का ओपनिंग भी ठीक, इस साल का क्लोजिंग भी ठीक। क्या ये मैटर रिजॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? अनरिजॉल्व है। अनरिजॉल्व क्यों? क्योंकि पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में अभी भी मसला, स्कोप लिमिटेशन उधर पड़ी हुई है, तो मैटर अनरिजॉल्व है, मैटर, लेकिन रेलिवेंट फॉर करंट ईयर के नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट फॉर करंट ईयर, यानी इसका इफेक्ट पिछले साल ही है। तो ओपिनियन इस सूरत में भी आएगा, क्वालिफाइड ही होगा, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में सिर्फ कहेंगे एक साल का मसला है, किसका? पिछले साल का। अरे कहानी को आगे लेके चलते हैं, मतलब सिचुएशन ना ध्यान से। हाँ, पिछले साल मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन का रेट गलत लगाया, पिछले साल के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, इस साल मैनेजमेंट ने फिर रेट गलत लगाया, हमने क्या करना है? अब बताइए, मैटर रिजॉल्व के अनरिजॉल्व? अनरिजॉल्व। रेलिवेंट फॉर करंट ईयर के नॉट रेलिवेंट? रेलिवेंट फॉर करंट ईयर। इसको तसल्ली से जवाब देना है, बस ये जवाब दे दिया ना, स्टैंडर्ड सारा निकल गया, समझ ले। मैटर अनरिजॉल्व, रेलिवेंट फॉर करंट ईयर, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे। ओपिनियन हम एक देंगे कि दो? एक ही देंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में ओपिनियन एक ही जाता है, लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों सालों का रेफरेंस देंगे, क्योंकि दोनों साल गलत हैं। नहीं बात समझ आए? आगे बात पक्का? चलिए, ये था कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर कि मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें तो मैटर रिजॉल्व हो गया ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें मैटर रिजॉल्व नहीं। जब मैटर रिजॉल्व नहीं होगा ना, तो ये तो कंफर्म है कि ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। अब हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक पीरियड को रेफर करें कि दोनों को, ये डिपेंड करता है। अगर मैटर रेलिवेंट टू करंट पीरियड है तो दोनों को करेंगे, अगर मैटर नॉट रेलिवेंट है, ठीक है? यानी दो कंसेप्ट है, एक है मैटर रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड। रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड का ताल्लुक टाइप ऑफ ओपिनियन से है, और एक है रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट, इसका ताल्लुक बेसिस से है। क्लियर? चलिए जी, ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। चेक पॉइंट लगा दूं एक दफा, इसको 2 मिनट का टाइम है आपके पास, देखना चाहें तो देख लीजिए, ताकि घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिपोर्टिंग अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक नहीं, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, तो ओपिनियन भी दो, ओपिनियन भी दो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दो हैं, ओपिनियन भी दो। ऑडिटर करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा होगा, पिछले साल पे भी। अब इसमें फर्ज कीजिए कि पिछले साल में हमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। पहली सिचुएशन तो सीधी सीधी, 2021 में भी अनमोडिफाइड ओपिनियन और 2022 में भी। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिए, 2021 में 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन दिया अनमोडिफाइड, और 20 पे ओपिनियन दिया अनमोडिफाइड। पहले मैं आइडियल सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। फिर 2022 में आए, 2022 में 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, अनमोडिफाइड, और 2021 को दोबारा चेक किया, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, इस पे भी अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये तो है आइडियल सिचुएशन।
इस पे अनमोडिफाइड। फर्क सिर्फ ये होगा, रिपोर्ट में आपने ओपिनियन पैराग्राफ में 2 ओपिनियन देने। अच्छा, 2 ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि 2 ओपिनियन पैराग्राफ आएंगे। ये हम पहले भी शायद कई ड्राफ्टिंग एग्जांपल्स किए हैं, उसमें पढ़ चुके हैं। किसी सिचुएशन में अगर 2 एमसीक्यू मैटर आ रहे हो ना, तो एक ही हेडिंग देके पहले एक निपटा दो, फिर दूसरा, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। पैराग्राफ एक ही आता होता है। तो 2 ओपिनियन का मतलब ये ना समझिएगा कि 2 ओपिनियन पैराग्राफ होंगे, वो एक ही होगा, एक ही में दोनों निपटा देगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, 2021 एंड ये 2 ओपिनियन हो गए, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक, अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के पिछले साल 2021 में 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था पिछले ऑडिटर ने। ये 2022 है जिस साल में। 2022 में हमें पता चला 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है। अब क्या करेंगे? वही जो इधर किया था, मैनेजमेंट को भगाएंगे। किधर भगाएंगे कि सर ये ऑडिटर आया है, इसने 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करना था। करते 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 ये इस मकाम पे पहुंचा कि आपकी गलती नजर आ गई इसको। अब प्रेडिसेसर ऑडिटर क्या करेगा? या तो री इशू रिवाइज करेगा या नहीं करेगा। पहले क्या डिस्कस करें? रिवाइज करेगा। कहेगा ठीक है सर मैं रिवाइज करता हूं, मैं रिवाइज करता हूं। उसने रिवाइज कर ली। यहां पे रुक के मुझे एक चीज बताइए, उसने कौन से साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके रिवाइज री इशू करनी है? 2021। और हम आए हैं किस लिए? 2022 और 2021 दोनों के लिए। उसने 2021 की इशू करनी है, हम 2022 2021 दोनों के लिए हैं। हम लाहौर से जा रहे हैं मरी, ठीक है, और प्रीडिसेसर ऑडिटर कहने लगा कि मैंने भी जाना है मरी, तो बताइए क्या बेहतर है, हम अलग गाड़ी पे वो अलग गाड़ी पे जाए कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, पिछली सीट पे वो बैठ जाए? भाई ऐसी है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे ठीक, हम कहेंगे भाईजान आपने भी तो 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवाइज रीइश्यू करना है, हमने भी करना है। आओ इसी साल में तुम भी फिट हो जाओ। इस सूरत हाल में अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज रीइश्यू करवा एग्री हो जाता है मैनेजमेंट के साथ, करना तो काम मैनेजमेंट उसे चेक करके रिपोर्ट दे, तो याद रखें हमने 2 पीरियड पे नहीं, एक ही पीरियड पे रिपोर्ट देनी। किस पे? और प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी फ्रेमवर्क की। क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठी इसी साल जा रही होंगी। भाई ये बात समझ आ गई आपको? उसको साथ बिठा लेना, उसको साथ में बिठा लेना। यहां पे एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, सोच रहा हूं बताऊं कि ना बताऊं। सवाल बिठा देता हूं, जवाब नहीं दूंगा, चलेगा? क्या इस सिचुएशन में जब हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को साथ बिठाया और मरी पहुंचे, नाके पे बंदा था, वो प्रीडिसेसर हमें गाड़ी को चेक किया, क्या वो ये कहेगा ये नए बंदे हैं इनको रोक लो? या प्रीडिसेसर ऑडिटर को देख के कहेगा ये तो पिछले साल भी आए थे इनको जाने दो? क्या कहेगा? सोच के बताना है। क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर को देख के ये कहेगा कि ये तो पिछले साल भी आए थे इनको जाने दो? क्या कहेगा नए बंदे हैं रोक लो, तलाशी लो? प्रीडिसेसर ऑडिटर साथ है, गाड़ी में बैठा है, पिछले साल भी गया था, पहचान लेगा। आपने यहां पे घर जाके ये सोचना है क्या ये वाला केस इनिशियल ऑडिट का केस बनता है कि नहीं बनता? जब इस साल हम अपॉइंट हुए हैं लेकिन हमारी रिपोर्ट के साथ साथ प्रीडिसेसर ऑडिटर भी जंप लगा के गाड़ी में बैठ गया, ये इनिशियल ऑडिट का केस बन, क्या इसे चेंज ऑफ ऑडिटर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये आपने घर जाके सोचना है। ठीक, बहरहाल हम तो इसी साल 2022 के ऊपर ओपिनियन देंगे, 21 पे प्रीडिसेसर ऑडिटर दे रहा है। यानी नॉर्मल रूल ये है कि हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 सालों पे ओपिनियन देते हैं, 2 ओपिनियन देते हैं, लेकिन इस केस में 1 ओपिनियन ही देंगे। चलता है जी? समझ आता आगे? ये तो था जब वो ठीक हो जाए, ठीक काम कर ले। ये प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट रीइश्यूड कर दी, उन्हें साथ ही फिट कर देंगे। और इस सूरत में हम जो ओपिनियन देंगे वो क्या होगा? सिर्फ करंट पीरियड पे,
ये समझ आ गई सिर्फ करंट पीरियड के। हालांकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बोथ पे देते हैं, इस पे करंट पे क्यों दे रहे हैं? क्लियर? यहां पे अगर प्रीवियस ऑडिटर कहता है कोई नहीं इशू करना, भाग जाओ। अब क्या करें? अच्छा, अब यहां पे जैसे स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहा है वैसे ही डिस्कस करवाऊं कि इसको करेस्पॉन्डिंग फिगर के साथ कंपेयर करवाता जाऊं? थोड़ा वो बातें भी डिस्कस कर लें जो स्टैंडर्ड में नहीं है, एक सिचुएशन स्टैंडर्ड में नहीं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट आई, अब की बार मुंह लटका हुआ, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में लटका हुआ था, हमने कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा फिक्र ना करें, आइए हम 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर देते हैं। 2022 तो ठीक है, 21 को क्योंकि उसमें मिस स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट ने कहा ठीक कर देते हैं। 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज होंगे, उसके ऊपर रीस्टेटेड होगा, क्योंकि सुने जरा, पिछले साल की 2021 की फिगर्स कुछ और हैं और इस साल की 2021 की फिगर कुछ और है। होगा? री इशू नहीं हुई, रीस्टेट ही हो रही है, तो एमसीक्यू मैटर आ गया। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट पिछले साल मैनेजमेंट आई, हमने कहा जी क्या प्रोग्राम है, उन्होंने कहा उसने मना कर दिया, हम भी चेंज नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, दो ओपिनियन देने, एक 2022 पे, एक 2021 पे। 2022 पे अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा, 2021 पे मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन होगा? नहीं, पिछली ठीक नहीं हुई, इस दफा भी ठीक नहीं हुई। एक मिनट, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत थी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ठीक करने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसने कहा मैं पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइश्यू नहीं करूंगा। हमने मैनेजमेंट से कहा अच्छा चलो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यू नहीं होती, गोली मारो। इस साल में 2022 में 2022 के साथ 21 भी प्रेजेंट कर, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कर दो। अब मैनेजमेंट या तो ठीक करेगी या नहीं करेगी, ऐसे ही है। अगर मैनेजमेंट ठीक कर दे तो हम दोनों सालों पे अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, दोनों सालों पे अनमोडिफाइड ओपिनियन, प्लस रीस्टेटमेंट की वजह से एमसीक्यू मैटर। ठीक है, और स्टैंडर्ड कहता है इसमें आपने अदर मैटर भी दे देना है, क्योंकि आपकी जो रीजन बताने के लिए कि क्यों फिगर डिफरेंट, रीजन बताने के लिए फिगर्स क्यों डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड ने एक पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो एरर की एडजस्टमेंट है ना, आप रिपोर्ट के अंदर अदर मैटर में वो एडजस्टमेंट बता दें। आप भाई जो मिस स्टेटमेंट थी, ठीक, ये तो उस वक्त है जब मैनेजमेंट ने कर दी। अगर मैनेजमेंट रीस्टेट नहीं करते, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, हमने 20 और 21 दोनों पे ओपिनियन देना है। 2020 ठीक है, 21 गलत है, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, 21 को रिवाइज नहीं करेगी। कौन सा ओपिनियन? 21 में मॉडिफाइड, और 22 पे डिपेंड करता है। अगर 22 में, अगर तो 22 भी इफेक्टेड है तो 22 पे भी मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर 22 इफेक्टेड नहीं है अनमोडिफाइड। नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टूडेंट को, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पिछली में रिजॉल्व नहीं हुआ और इस बार हो गया तो ये अनरिजॉल्व ही रहता है। अनरिजॉल्व ही रहता है, बिल्कुल। अगर 2019-21 में रिजॉल्व नहीं हुआ लेकिन 22 में हो गया है तो ओपिनियन देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी थी, इसीलिए वहां पे ये कहा था कि 22 ठीक भी है ना, 21 गलत है, तो ओपिनियन एक ही होगा, क्वालिफाइड। उधर ये था रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग है, इधर दोनों अलग अलग है। इधर 22 ठीक है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है ही नहीं, 22 की तो कॉरेस्पॉन्डिंग है ही नहीं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होती, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कंपैरेटिव, तो वो अगर गलत है तो लहदा गलत है।
उसके ऊपर अलग ओपिनियन दे रहे हैं, इसके ऊपर अलग ओपिनियन दे रहे हैं। उधर कंपेरेबिलिटी को देख रहे थे, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही देख रहे हैं। सिंगल है इसी साल की, लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसलिए तो इधर दो ओपिनियन देते हैं। इधर भी अगर दो ओपिनियन देने की इजाजत होती ना कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में, तो जब इस साल ठीक था, पिछला साल गलत था, तो हम इस साल अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया करते हैं। लेकिन इधर तो एक ही ओपिनियन है, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। समझ आई? नहीं आई समझ? सब ना 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 सब मिक्स हो गया। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले मुझे बताइए कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? खा गए मार। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इसका मतलब है पिछले साल की फिगर को कंपैरिजन के लिए इस साल के साथ प्रेजेंट किया जाए। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के दो तरीके कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, कंपैरेटिव फाइनेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्लियर होगा ना तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्लियर होगी। डिफरेंस क्लियर नहीं है तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं समझ आने। डिफरेंस क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में इसी साल के साथ इंटेग्रल पार्ट के तौर पे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर प्रेजेंट की जाती है, लेकिन सारी की सारी नहीं। इंपॉर्टेंट बात। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाता है? इस साल की सारी फाइनेंस, सिर्फ इस साल की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलहदा और सिर्फ पिछले साल की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलहदा। 2022 और 2021 सफा नंबर 11 से लेके 30 तक 2022, 31 से लेके 50 तक 2021 देख लो। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसका मतलब हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में एक ओपिनियन, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो ओपिनियन, 22 का अलग 21 का अलग। अब हम रिपोर्टिंग स्टडी करने लगे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के मुताबिक। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में इस साल चलते चलते हमें पिछले साल मिस स्टेटमेंट नजर आई। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? मैनेजमेंट से कहना जाके ठीक करवाओ। मैनेजमेंट गई, उसने ठीक कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू रिवाइज हो गई, री इशू हो गई 560 के मुताबिक। हमने कौन सा ओपिनियन देना है? अनमोडिफाइड। क्या इस साल कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो चेंज हो गई सारी। दूसरा केस, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज री इशू एग्री करने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? हमने कहा ना कोई मसला नहीं। मैनेजमेंट से पूछेंगे हाँ भाई कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट करते हो? उन्होंने कहा करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट होंगी, ओपिनियन अनमोडिफाइड, लेकिन एमसीएस ऑफ मैटर रीस्टेटमेंट की वजह से। तीसरा केस, मैनेजमेंट ने कहा सर उन्होंने रिवाइज री इशू नहीं किया, हम भी रीस्टेट नहीं करेंगे। रीस्टेट नहीं करेंगे, फिर क्या करना है हमने? क्यों? इस साल की सारी फिगर तो ठीक है, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से। ठीक है, क्वालिफाइड, क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगली सिचुएशन, अगर पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया था मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की वजह से। पिछले साल मसला था, पिछले साल के ऑडिटर ने उधर ही पकड़ लिया। ठीक है, हमने क्या देखना है इस साल? वो इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखना है। और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, रेलिवेंट है कि नहीं करंट ईयर से। अगर रिजॉल्व हो गया वो इशू, अनमोडिफाइड ओपिनियन। रिजॉल्व नहीं हुआ तो मॉडिफाइड ओपिनियन। अब फर्दर देखना है रेलिवेंट या नॉट रेलिवेंट टू करंट ईयर। अगर रेलिवेंट टू करंट ईयर है तो ओपिनियन मॉडिफाइड। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में दोनों पीरियड को रेफर करना है। और अगर नॉट रेलिवेंट टू करंट पीरियड है, ओपिनियन स्टिल मॉडिफाइड, लेकिन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में प्रीवियस पीरियड को रेफर करना है। डन। अब आते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो पीरियड है। अगर हमें पिछले साल में कोई गड़बड़ वगैरह, तो रूटीन के मुताबिक पिछले साल भी पिछले ऑडिटर ने दो पीरियड के ऊपर ओपिनियन दिया था, 21 और 20 के ऊपर। हम भी इस साल दो पीरियड 22 और 21 के ऊपर। ठीक है, अब 21 की वेरिफिकेशन के लिए हम उससे हेल्प ले सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अलग कंसेप्ट है। अगर पिछले साल में इस साल, अब आगे ट्विस्ट सुने, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नजर आई, क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को कहेंगे सर उसको बताएं, खुद अपने हाथों से गलती ठीक करे तो वो अच्छा है। अगर प्रीडिसेसर राइटर अच्छा है तो वो कहेगा ठीक है सर, हम पिछले साल 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज री इशू और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। हम कहेंगे बहुत अच्छा, जो तुम्हारी मंजिल वही हमारी मंजिल। हमने 2022 के साथ 2021 भी प्रेजेंट करनी थी, तुमने अपने हाथों से कर दी, आ जाओ इसको मिला लेते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इस सूरत हाल में हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी
एक ओपिनियन दे करंट पीरियड के ऊपर। ठीक, अगला इशू, हमने मैनेजमेंट से कहा पिछले साल में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट गई, प्रीडिसाइजर राइटर ने कहा मैं तो ना री इशू करूं 2021 को, तुमने जो करना है कर लो। हमने ओपिनियन 22 और 21 दोनों पे देना। हम मैनेजमेंट से क्या कहेंगे, सर इसको चेंज कर लें। मैनेजमेंट अगर चेंज कर लेती है, मैनेजमेंट अगर चेंज कर लेती है तो हम कहेंगे अच्छा, हम दोनों के ऊपर ओपिनियन देंगे, ओपिनियन अनमोडिफाइड आएगा, लेकिन हम इसमें एमसीस ऑफ मैटर क्योंकि रीसेट हुई है और वो स्टैंडर्ड कहते हैं एमसीस मैटर या अदर मैटर, और जो मिस स्टेटमेंट थी क्या उसको हमें अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। एडजस्टमेंट को स्टैंडर्ड कहता है अगर चाहो ना, अगर चाहो तो वो जो मिस स्टेटमेंट निकाली तुमने वो अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट कर दो, लिख दो, अदर मैटर में लिख दो। ठीक है जी। और अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं हमने भी ठीक नहीं करना, हमने 2021 को ऐसे ही रहने देना है जैसे पिछले ऑडिटर ने रखा था, हमने ऐसे ही रहने देना, हम क्या करें, 21 पे मॉडिफाइड ओपिनियन और 22 पे डिपेंडिंग ऑन इफेक्ट कि उसका कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट है कि नहीं, अनमोडिफाइड या क्वालिफाइड। भाई बात समझ आती है, कहानी समझ आ गई सारी। अब आपके पास है 5 मिनट की ब्रेक, ठीक है, एक दफा इसको रीड कर लें सर, बल्कि ऐसा करें पहले सामने देख लें, ठीक है, सामने देख के रिवीजन कर लें सारे स्टैंडर्ड की, कंसेप्ट पिक करें, तसल्ली से घर जाके रीड कर लीजिएगा वरना टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, रीड कर ले। इसके बाद मैं कुछ फॉर्मेट आपके सामने रखना चाहता हूं अपेंडिक्स आईएसए 710 के, ठीक है, उसके बाद फिर हम पास पेपर की प्रैक्टिस, आज थोड़ा ज्यादा बैठना है, पता है ना आपको, ज़हनी तौर पे तैयार हो गया है ना, शाबाश। चले रिवीजन शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग भी काइंडली ये सारा जो हमारा मैटर है इसको एक दफा देख लीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद अपेंडिक्स की तरफ और पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। जी पॉज कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं अपने अपेंडिक्स की एग्जांपल की तरफ। रिकॉर्डिंग का साउंड ठीक है? अपेंडिक्स की एग्जांपल की तरफ। यह है 710 का अपेंडिक्स। इलस्ट्रेशन 1, पहले उसने बता दिया रिपोर्टिंग किस रूल के मुताबिक हो रही है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स के मुताबिक। इसका मतलब है हमने कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नहीं करने। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑडिट कौन सा था, फ्रेमवर्क कौन सा था, ग्रुप ऑडिट था, सिंगल, ये रूटीन की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं काम की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। काम की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने पहले कभी स्टैंडर्ड ये पढ़ा है इस तरह, या चले एक दफा मैं आपके साथ, ये जब कभी स्टैंडर्ड रिपोर्ट की एग्जांपल देता है ना, कोई भी फॉर्मेट देता है किसी भी रिपोर्ट, तो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करता है। तो ये बेसिकली वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कह रहा है पर्पस ऑफ दिस इलस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस आर अज्यूम्ड। ये असम्पशन है। पहली, ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। आपको पता है 700 जनरल पर्पस और कंप्लीट सेट के लिए है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट ना हो या जनरल पर्पस ना हो वो 800 में चले जाते हैं। तो यहां पे हमें ये बता रहा है कि 700 है। अदर देन लिस्टेड एंटिटी यूजिंग ए फेयर, अदर देन लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है कि आपको इसमें की ऑडिट मैटर नहीं मिलेगा। अदर देन लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है कि क्योंकि की ऑडिट मैटर सेक्शन लिस्टेड एंटिटी के लिए होता है ना रिक्वायर्ड, इसीलिए यूजिंग ए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। वर्डिंग जो होगी कौन सी होगी, दो तरह के फ्रेमवर्क बताया था ना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन। तो यहां पे जो ओपिनियन मिलेगा आपको किसका मिलेगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम। द ऑडिट इज नॉट ए ग्रुप ऑडिट, आईएसए 600 डज नॉट अप्लाई। ठीक है, ग्रुप ऑडिट हो तो उसमें रिपोर्ट में थोड़ा चेंज आता है, वो कह रहे हैं ग्रुप ऑडिट नहीं है। जब आप आईएसए 600 में जाएंगे उसमें इलस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट देखिए, उसमें शायद आपको ग्रुप ऑडिट की एग्जांपल मिल जाए। फिर कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये क्या है आईएफआरएस, ये हमें बताया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। 700 की जितनी भी एग्जांपल्स है तकरीबन सब में आपको आईएफआरएस नहीं मिलेगा, लेकिन 800 की एग्जांपल्स स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, उसमें किसी जो 800 में भी रिपोर्ट के फॉर्मेट हैं, लेकिन उसमें जितने भी फॉर्मेट है उसमें एज्यूम आईएफआरएस नहीं किया गया, स्पेशल पर्पस किया गया। वहां पे बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद कैश बेसिस और टैक्स बेसिस और इस तरह के दूसरे फ्रेमवर्क। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बता रहा है कि किस असम्पशन को सामने रखते हुए मैंने अगली रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार किया है।
फिर कह रहा है टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर ISA 210। ISA 210 के मुताबिक रिस्पांसिबिलिटीज है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी किसके मुताबिक है? 210 के मुताबिक। पढ़ा था ना हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरनल कंट्रोल की अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये काम की चीज है, ये जो कि इस स्टैंडर्ड से रिलेट करती है। स्पेसिफिक जो चीज आपको पढ़ानी है मैंने, ये कह रहे ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इशूड इंक्लूडेड ए क्वालिफाइड ओपिनियन, कि पिछले साल के ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब मेरे से में सवाल पता क्या आ रहा है कि वो इस साल रिजॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो रेलिवेंट है कि नहीं है? इसका जवाब शायद आगे दे। कह रहा है मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व्ड। अनरिजॉल्व्ड है तो ये तो पक्का हो गया ना, पत्थर पे लकीर हो गया ये कि मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। लेकिन अब आगे अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? ठीक है, इज अनरिजॉल्व रेलिवेंट है फॉर द करंट ईयर के नॉट रेलिवेंट है? क्योंकि अगर रेलिवेंट है फॉर द करंट ईयर तो इसका मतलब क्या होगा? हमने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में दोनों को कवर करना है, और अगर नॉट रेलिवेंट फॉर करंट पीरियड है सिर्फ पिछले को कवर करना। आगे बता रहा है कहीं द इफेक्ट और पॉसिबल फैक्ट मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर आर मटीरियल। करंट पीरियड पे भी इफेक्ट है, करंट पीरियड पे भी इफेक्ट है, एंड रिक्वायर ए मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग करंट पीरियड फिगर। रेलिवेंट भी है भाई, समझ रहे हैं? ये तीन हमारे सबसे अहम है जो कि बाकी दूसरे स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। फिर कह रहे एथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई कर, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी रूटीन की बातें हैं नीचे। हाँ चले, ये कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि पहले था पढ़ रहे ना। बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट मे कॉज डाउट ऑन गोइंग कंसर्न ISS। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं आएगा। शाबाश, नहीं आएगा। ये नहीं कह रहा कि आएगा। क्या कह रहा है? नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न का पैरा ना ढूंढना। फिर क्या कह रहा है? ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हैज अदरवाइज नॉट डिसाइडेड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद ISA 701। और कह रहा है की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा। मेरा सवाल ये है, जब ऊपर उसने बता दिया था कि लिस्टेड क्लाइंट नहीं है, तो इससे हमें समझ आना चाहिए था कि ऑडिट मैटर नहीं आएगा। ये हाथ उठा के ये स्पेसिफिकली क्यों लिख रहा है? इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, रिक्वायर्ड बाय लॉ भी तो हो सकता है। अच्छा, और अदरवाइज का क्या मतलब है? अदरवाइज ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये चलो समझ लग गई कि नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अदरवाइज का मतलब क्या है? बोल दे भाई, 25 ये ले, आधा कर ले। शाबाश, ठीक है जी। फिर ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी अदर इंफॉर्मेशन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। 720 की लाइन बोल दी उसने कि ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या कह रहा है? इस लाइन का मतलब क्या है? ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सही है, नहीं मिली। ऑडिटर को कोई अदर इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। अदर इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का नाम है। ये अदर इंफॉर्मेशन का वर्ड जनरल नहीं है। क्या नहीं अदर इंफॉर्मेशन? नहीं, अदर इंफॉर्मेशन का एक खास मतलब है जो 720 डिस्कस कर। ये 720 में आपको बताऊंगा कि अगर अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर को रिपोर्ट से पहले मिल जाए तो उसने क्या करना है, और रिपोर्ट के बाद मिले तो क्या करना है। बल्कि अभी बता दूं, अगर अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर को रिपोर्ट से पहले मिल जाए तो उसने पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ लेंगे। अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मिल जाए, पढ़ लेंगे। और अगर बाद में मिले तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट में लिखने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट साइन करके दे चुके होंगे। फिर आपको किसी और तरीके से शोर मचाना पड़ेगा अगर गड़बड़ नजर आई। हाँ, AGM याद है, AGM अगर कोई AGM है। बहरहाल चलो, ये तो हम इधर उधर यूं ही निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल चले, कोई नहीं, टाइम है। These responsibilities for oversight of financials may differ from those for preparation of, ये जनरल बात कर रहा बस। तो मेन कंसेप्ट क्या हुए हमारे? सबसे अहम के कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर है, ऊपर बता दिया उसने। पिछले साल ओपिनियन क्वालिफाइड है, इस साल मैटर अनरिजॉल्व्ड है।
जरा मुझे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिख के बताएं, कागज पे साइड में कहीं 2 लफ्ज लिख दे, क्या होगा? इंपैक्ट ऑन ओपिनियन क्या होगा और बेसिस फॉर ओपिनियन क्या होगा, और फिर आपने देखना है कि स्टैंडर्ड ने जो बताया है वो आपके लिखे के मुताबिक बताया कि नहीं। मोबाइल पे लिख ले भाई, कोई नहीं, मोबाइल पे लिख दे, मोबाइल। वैसे भी आपके पेपर जो है अब ये नहीं, उससे अगले वाले कंप्यूटर पे ही होंगे। हाँ जी, लिख लिया। मॉडिफाइड नहीं, मुझे खास तौर पे नाम लिख के दे इसका। क्वालिफाइड है कि एडवर्स है कि डिस्क्लेमर है? क्यों, क्या मटेरियल है तो लिखे ना फिर क्वालिफाइड। देखिए, आई शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एक्सप्लेन क्या इन बेसिस वार, जो भी एक्सप्लेन करेगा बेसिस में 1 साल को रेफर करेगा कि 2 को करेगा, ये लिखा है। अभी देखते हैं। अब ये इम्तिहान है मेरा और आपका कि हमने सही पढ़ाया कि नहीं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साबित करेगा हमें। चलें, पहली न्यूज गुड क्या? क्वालिफाइड ओपिनियन है, हमने भी क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा था। यहां से क्वालिफाइड इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड, ये तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है ना। एक्सेप्ट क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेनेशन है। क्या कह रहा है? एज डिस्कस्ड इन नोट एक्स। मुझे बताइए 705 की ड्राफ्टिंग में आपको बताया था कि नहीं कि नोट को जहां पे जिक्र हुआ है रेफर करना है बेसिस फॉर क्वालिफाइड। और मैंने बताया था आई कैप ड्राफ्टिंग में ये एरर आइडेंटिफाई करवा रहा है। एज डिस्क्राइब्ड इन नोट एक्स, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच कंस्टिट्यूट डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, ये तो बता दिया डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, अभी तक ये नहीं बताया इस साल की है सिर्फ के पिछले साल की भी है। कह रहा है दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट एट द स्टार्ट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के स्टार्ट में, एंड caused us to qualify our opinion on financial statement relating to that year। कह रहा है पिछला साल भी गलत था, उसमें भी ओपिनियन क्वालिफाई किया, इस साल फिर गलती कर दी क्या? बेस्ड ऑन स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इस साल भी नहीं रिकॉर्ड किया। मैं 2 दफा लगानी चाहिए, एक दफा इस साइड से एक दफा इस साइड से। क्यों? कंपैरेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर भी गलत था और इस साल की फिगर भी गलत था। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन में तो हमने सिर्फ एक ही ओपिनियन देते हैं ना, तो उसमें एक ही ओपिनियन उसमें देखिए एक ही साल का जिक्र है, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन में 2 सालों का जिक्र नहीं होगा। क्या होगा? क्योंकि एक ही ओपिनियन देते हैं। लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में 2 सालों का जिक्र होगा। ठीक है, फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द स्टेट में डेप्रिसिएशन एनुअल रेट 5% बिल्डिंग का है, 20% इक्विपमेंट का है, लॉस शुड बी इंक्रीज्ड बाय इतने एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट शुड बी रिड्यूस्ड बाय इतने इन 2021 एंड 2020 एंड कम्युनिटी शुड बी इंक्रीज्ड बाय इन 2021 एंड 2020। खुद बताएं, बेसिस में दोनों सालों को डिस्कस कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्टार्ट में उसने ये बता दिया पिछले साल में भी गलती की थी, इस साल भी गलती कर दी। फिर जब क्वांटिफिकेशन कर रहा है उसमें क्वांटिफिकेशन में पिछला साल भी कवर कर रहा है, ये साल भी। तो कंसेप्ट पढ़ा ठीक, बड़ा बढ़ाया, पक्की बात, स्टैंडर्ड ने गवाही दे दी। अच्छा, एहतियातन अब देख लें कि कहीं क्वालिफाइड ओपिनियन में 2 साल तो नहीं है, एक ही है। कौन सा? करंट ईयर। और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में यही तो होता है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन दूसरी आ गई, ये कौन से रिपोर्टिंग के मुताबिक है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। अच्छा, बाकी तो रूटीन की चीजें हैं। ये पॉइंट पढ़े, ये आइटम्स रिपोर्ट ऑन प्राइवेट पीरियड ए इंक्लूडेड ए, इसका मतलब है पिछले साल का कोई मैटर था। फिर क्या कह रहा है? पिछले साल क्वालिफिकेशन थी, मैटर अनरिजॉल्व है, इफेक्ट और पॉसिबल ऑन द करंट पीरियड फिगर आर इमटेरियल, वो इमटेरियल है। यानी इस साल पे इफेक्ट क्या है? रिजॉल्व, नॉट रेलिवेंट टू करंट ईयर। एग्री कर दें? बट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू आइटर्स ओपिनियन। क्यों ये क्यों कह दिया? कंपेरेबिलिटी, देखते हैं कंपेरेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि नहीं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। कहता है करंट ईयर की फिगर और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर कंपेरेबल नहीं रही, हालांकि उसका इफेक्ट इस साल इमटेरियल है, लेकिन कह रहा है फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। क्यों?
कंपेरेबल, पिछले साल की, इस साल की फिगर और पिछले साल की फिगर कंपेरेबल नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साल कौन सा ओपिनियन आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में 2 सालों को रेफर किया जाएगा, एक पिछले साल को, और लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी कहा जाएगा। देखते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, चले ये तो डिसीजन तो ठीक हो गया, पहले देख ले, एक साल पे ही क्वालिफाइड ओपिनियन दिया ना, हाँ करिस्पॉन्डिंग फिगर में एक साल में ओपिनियन होता है, 2 ओपिनियन थोड़ी होते हैं। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पढ़ते हैं, कह रहा है बिकॉज वी वर अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2010, ये 2010 ये वाला साल है कि पिछला साल है, पिछला साल है, क्योंकि ऊपर 2001 के ऊपर ओपिनियन दिया था। कह रहे हैं हम पिछले साल दौरान में अपॉइंट हुए थे, हमने पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग वेरीफाई नहीं किया था, अल्टरनेटिव प्रोसेसिव एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ओपनिंग इन्वेंटरी हम नहीं कर सके, वी वर अनेबल टू डिटरमाइन एडजस्टमेंट, इसीलिए आवर ऑडिट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड पिछला साल वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। अब मैं हैरान परेशान हूं, यहां तक ये सारी तो पिछले साल की मॉडिफिकेशन बता रहा है, क्यों, क्योंकि इस साल का ओपिनियन उसकी वजह से मॉडिफाई हुआ है। इस साल का ओपिनियन कौन सा है, मॉडिफाइड, किस वजह से हुआ, तो पिछले साल की कहानी लिखनी है, इस साल की थोड़ी लिखनी है, पिछले साल की कहानी लिख रहा है, इस साल की स्टोरी की तरह आगे। आवर ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी, ये लफ्ज ढूंढ रहे थे हम, कंपेरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड फिगर एंड कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर्स। कुछ को समझ आई अब, ये है बेसिस। अब समझ, पिछली इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में क्या फर्क है, उसमें रिजॉल्व अनरिजॉल्व एंड रेलिवेंट था, इसमें अनरिजॉल्व नॉट रेलिवेंट है करंट पीरियड। अच्छा गैस करिए जरा कॉमन सेंस, तीसरी इलस्ट्रेशन क्या होगी, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एक मिनट, इसमें अदर मैटर किधर गया, इलस्ट्रेशन 2 में अदर मैटर किधर गया हम ही अपॉइंटेड थे, पिछला साल भी हमने किया था, इनिशियल ऑडिट का केस ही नहीं है, तो उधर मैटर आएगा ही नहीं, परेशान हो गए थे ना एक दफा। ध्यान से नहीं पढ़ते केस के फैक्ट्स को, अब ध्यान से पढ़ना है। रिपोर्टिंग कौन सी है, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर, ये रूटीन है, ये रूटीन है, ये रूटीन है। हाँ, ये ऑडिटर हैज कंक्लूडेड अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये तो मुझे इससे ही साल का, ये तो पिछले साल की कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, रिजॉल्व हो गया, तो वो ये हम बता तो देता हमें। ये तो मुझे लग रहा है 710 का क्वेश्चन ही नहीं लग रहा, ये तो 700 का लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ नहीं कह रहा। ऑडिट इज नॉट ग्रुप ऑडिट, IFRS के मुताबिक है, बस कुछ भी नहीं है। हाँ ये आगे ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड प्रायर, अच्छा ये क्या कह रहा है, ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड ऑल ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसने पहले मिल गई रिपोर्ट से पहले, और पढ़ भी ली, और सबको मिला भी नहीं, सब ठीक है। इसका मतलब है इसमें अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन होगा। पिछली वाली में अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन था, जरा बताइए क्यों नहीं था वाला, पक्का नहीं था, श्योर होके कह सकते हैं कि पिछली इलस्ट्रेशन में अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन नहीं था। सेक्शन था, चले ये घर जाके देखिएगा कि इसमें सेक्शन था कि नहीं, इलस्ट्रेशन 2 में अदर इंफॉर्मेशन है, इसमें तो कंफर्म है आएगा। उसमें क्या लिखेगा, ऑल इज वेल, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन हम ढूंढ रहे थे ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर वाली बात, वो तो यूं ही नजर से गुजरी, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आर प्रेजेंटेड एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, वर ऑडिटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का रूल है प्रीडिसेसर। मसला मसाइल तो कोई नहीं है ना,
मसला मसाइल तो नहीं है ना, तो कौन सा ओपिनियन आएगा? हेडिंग से पता चलता है मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड? कैसे लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जब कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, वरना क्वालिफाइड वगैरह लिखा होता है। तो इसका मतलब है ठीक है। क्या कोई इंपैक्ट आएगा रिपोर्ट में? अदर मैटर, उसमें क्या डिस्कस? प्रीडिसेसर, ये द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020 वर ऑडिटेड बाय अनदर आइटम एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट। क्लियर? अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होता तो फिर क्या चेंज आता? हम ये बताते हैं, रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी बताते हैं अदर मैटर में। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो तो सिर्फ ये कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन अदर, लेकिन अगर प्रीडिसेसर राइटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया हो ना तो हम अदर मैटर में बताते हैं कि क्लियर कि नहीं क्लियर? ट्विस्ट पूछूं क्या ना, मैं कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा हो गया जितना होना था, और क्या हो गया? अच्छा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस है। पिछले साल के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया 21 के ऊपर, 2021 के ऊपर। हम 2022 और 21 का ऑडिट कर रहे थे। हमने 21 पे देखा मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की हमने, और 2022 पे इमटेरियल इफेक्ट है। 2022 अनमॉडिफाइड, 2021 क्वालिफाइड। अदर मैटर पैराग्राफ आएगा? आएगा आएगा, नीचे ऑडिट आएगा। उसमें यहां पे क्या लिखेंगे? वर ऑडिटेड बाय अनदर हु एक्सप्रेस्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन के मॉडिफाइड। क्यों? उसने तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, उसने तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। ट्विस्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब कहे मॉडिफाइड लिखेंगे, बोल मॉडिफाइड क्यों लिखे? उसने तो अनमॉडिफाइड दिया। रीजन देंगे, वो जो था ना, हम एडजस्टमेंट बताते हैं जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हो, यहां पे एडजस्टमेंट बताएंगे कि उसने अनमॉडिफाइड दिया लेकिन ये प्रॉब्लम थी उसमें, उससे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए जी, लास्ट फॉर्मेट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये हमारा असल इम्तिहान। कंप्लीट सेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन बोथ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद करंट ईयर्स ऑडिट। इसका मतलब क्या निकला कि इस साल के ऑडिटर ने इस साल पे भी और पिछले साल पे भी दोनों पे ओपिनियन देने हैं, दोनों पे ओपिनियन। इस साल के ऑडिटर ने 2022 पे भी अलहदा ओपिनियन देना है, 2021 पे भी अलहदा ओपिनियन देना है। ये लाइन का मतलब समझ आया? स्टैंडर्ड की लैंग्वेज समझ आ रही है? फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इंक्लूडेड क्वालिफाइड ओपिनियन। पिछले साल के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। पिछले साल कौन सा ओपिनियन था? क्वालिफाइड। मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व्ड। मैटर अनरिजॉल्व्ड है, इसका मतलब है कंफर्म हो गया। हमारा पिछले साल, इस साल में प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाइड ओपिनियन होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? फिर आगे अब आगे इस साल का क्या होगा? शाबाश, देखेंगे उस पे इफेक्ट है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं। आगे यही बात कर रहा है। द इफेक्ट्स आर पॉसिबल फैक्टर मैटर ऑन द करंट पीरियड फिगर आर मटेरियल टू बोथ करंट पीरियड फाइनेंशियल एंड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल एंड रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पे क्वालिफाइड, लेकिन दो ओपिनियन। अच्छा, अब की बात सुनिएगा। पिछली कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में ओपिनियन क्वालिफाइड एक था, बेसिस में दोनों डिस्कस हुए थे। यहां पे ओपिनियन ही दो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं पैराग्राफ दो आ जाएंगे। पैराग्राफ एक ही है, उसके अंदर दोनों फिट कर देंगे। इसमें तो एक्सपर्ट है ना हम। 705 में भी किए थे ये काम, 706 में भी किए थे, बल्कि एक में तो जीप काम किया था हमने। अगर आपको याद हो, एमसीक्यू मैटर अदर मैटर को ही एक पैराग्राफ में फिट कर दिया था हमने, तो ये जुगाड़ भी लगाई हुई है। याद है कि नहीं यार? नहीं याद भाई, भूल गए? नहीं यार, नहीं, जाके पढ़िएगा।
चलिए अब देखते हैं जरा वो क्या कर रहा है। क्वालिफाइड ओपिनियन, चलो ये कंक्लूजन तो ठीक हुआ। क्या कह रहा है? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज एट दिसंबर 31, 2021 एंड 2020। 2 साल क्यों बता दिए? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो दोनों सालों पे ओपिनियन देना है। ये है तरीका 2 सालों को रिप्रेजेंट करने का। ओपिनियन पैराग्राफ लहदा नहीं होता। ये 2021 पे ओपिनियन आ रहा है और ये 2020 पे है। ये क्या हो गया? चार्जर ये जरा टेम्पो तोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई साबित तो हो गया ना कि 2021 भी आ गया आपके सामने, 20 भी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को क्यों नहीं गौर से पढ़ते आप? 20 भी ठीक है, दोनों पे ओपिनियन दे रहा है क्वालिफाइड। अब हमने ये देखना है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में वो क्या कह रहा है। अब ये देखनी है असल चीज। ठीक है जी, तो चलिए शाबाश, जल्दी ले आए मेरे भाई, जल्दी ले, इंतजार कर रहे हैं सारे बच्चे। शाबाश जज़ाकल्लाह मेरे भाई। ये चलिए, हाँ लगे। हाँ ये ठीक है जी, ये 2021 और 2020 है। अब बेसिस को पढ़ते हैं जरा। कह रहा है एज डिस्कस्ड इन नो टेक्स्ट टू द फाइनेंस। देखा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में नोट्स अकाउंट का रेफरेंस आ रहा है, सिखाया था ना 705 में। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच कंसिस्ट डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं। बेस्ड ऑन स्टेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एनुअल रेट 5% और 20% है। लॉस ये है, लॉस फॉर द ईयर शुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज इतना इन 21 एंड रुपीज इतना 20। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में भी दोनों सालों को रेफर कर रहा है। कॉरिस्पॉन्डिंग में याद है आपको, उसने बेसिस में तो किया था, इन्हें मैंने किया था। एंड इतना एंड द क्युमुलेटेड लॉसेस शुड बी इंक्रीज्ड बाय इतना। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर में था। फर्क किस पे पड़ता है? उधर 1 साल का ओपिनियन था, इधर दोनों सालों का। क्लियर होती है जी बात? अच्छा, उसने क्या हमें बताया था कि ये इनिशियल ऑडिटर है कि नहीं? नहीं बताया था। फैक्ट्स में नहीं बताया, फैक्ट्स में नहीं। इनिशियल ऑडिट है कि नहीं ये तो नहीं बताया ना। ठीक है, तो इसीलिए उसने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं किया। इनिशियल ऑडिट नहीं है, वरना यहां पे फैक्ट्स में बताता कि पिछले साल के ऑडिटर ने किधर लिखा होगा, प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं लिखा होगा, प्रीवियस लिखा होगा। हाँ, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड, ये नहीं कहा प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड। क्या लिखा है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। प्रीडिसेसर होता तो यहां पे क्या लिखता? पिछली रजिस्ट्रेशन में था ना एक जगह पे प्रीडिसेसर ऑडिटर था, इसीलिए उसने एमसीक्यू मैटर इधर इंक्लूड नहीं किया। मैं कुछ समझ आई आपको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है? रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी क्लियर। चलिए अब आते हैं हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ। तैयार है जी? और इसमें तो 5-10 के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि 5-10 और 7-10 इंटर रिलेटेड हैं। और 5-10 के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे पिछली दफा, पिछले लेक्चर में। हमें जल्दी थी, कुछ जरूरी काम करने थे, है ना? ऐसे ही है ना, भागे थे आप लोग। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर टू बी कैरीड आउट फॉर वेरीफाइंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जुगनू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड अप्रैल 30, 2011। पहले मुझे बताइए, सिर्फ प्रोसीजर की बात पूछ रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट भी पूछ रहा है? पक्का? कौन सा स्टैंडर्ड है जो ओपनिंग बैलेंसेस को डील करता है? 7-10 नहीं, 5-10। अच्छा, अब मैंने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ऊपर जो केस उसने हमें दिया है उसमें किसी स्पेसिफिक एरिया की एग्जांपल देके कह रहा है मुझे बताओ इसके ओपनिंग बैलेंस को कैसे वेरीफाई करोगे, जैसे इन्वेंट्री, जैसे फिक्स, जैसे डेटर्स, जैसे क्रेडिटर्स।
या कि जनरल कह रहा है? ये तो पढ़ेंगे तो फिर कह रहे योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ जुगनू लिमिटेड, हैज बीन अपॉइंटेड, इनिशियल ऑडिट, 3 नंबर तो इधर ही पक्के, लेकिन कोई भी नहीं, 0 नंबर। अदर मैटर पूछा ही नहीं उसने, ऑडिटर। अगर पूछा होता इम्प्लीकेशन रिपोर्ट फिर हम बताते, पूछा ही नहीं। देखा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का। विच इज मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रीसीडिंग ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज अनमोडिफाइड, पिछले साल के अनमोडिफाइड। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड अप्रैल 30 डिस्क्लोजेस अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹75 मिलियन एंड टोटल एसेट 20। ओपनिंग बैलेंस को कैसे वाली? क्या कोई स्पेसिफिक बैलेंस के बारे में पूछ रहा है, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में पूछ रहा है, कि जनरली पूछ रहा है सारे ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करोगे? तो हमारा आंसर भी जनरली होगा। छाप देंगे। क्या क्या था पॉइंट्स? प्रीडिसेसर के वर्किंग पेपर ले लो, नहीं तो अगर वर्किंग पेपर मिल जाते हैं तो उसकी कंपिटेंस और वर्किंग पेपर्स की क्वालिटी देखो, दोनों देखते हैं ना, काम भी देखते हैं, नाम भी देखते हैं, काम भी देखते हैं, दोनों चीजें देखेंगे। वो ऑप्शन नहीं आती तो करंट ईयर के, क्या करंट ईयर के प्रोसीजर से ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई हो सकते हैं? करंट ईयर के प्रोसीजर से एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 50 रुपए दूंगा इन्हें। कैसे? और हाँ शाबाश, काफी हद तक इनका जवाब ठीक है। उन्होंने कहा सर देखिए इन्वेंट्री की एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे इन्वेंट्री है, हम है ऑडिटर 31 दिसंबर 2022 के, हम अपॉइंट हुए हैं, हमने 31 दिसंबर 2021 की इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। नो प्रॉब्लम सर, 2022 पे स्टॉक काउंट करें, फिर जो इस साल की परचेजेस और कॉस्ट ऑफ से इस साल की, उसको रिवर्स वर्किंग करें, रोल बैक करें, आप ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचे, कैसे पहुंचे? इस साल के प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, ये तो ठीक। क्या प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर से भी ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच सकते हैं? वो क्या तरीका है? अगर क्लाइंट के पास प्रीवियस ईयर 31 दिसंबर का स्टॉक का रिकॉर्ड है, स्टॉक शीट्स हैं पिछले साल की, तो वो पिछले साल का एविडेंस ही होगा, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। बहरहाल इसमें सारे प्रोसीजर जनरल आ जाएंगे। अच्छा, इसमें वो एग्जांपल भी देंगे, अगर डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं तो ये प्रोसीजर जो हमने 5-10 में पढ़े हैं, शेयर कैपिटल वाला भी होगा, डेटर्स, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज भी था, सारे एक एक, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना कौन सा एरिया चाहिए, तो सारे एरियाज के दिन बढ़ा देंगे। 4 नंबर है, 3 से 4, हाँ, 1-1, 2-2 लाइन में लिखते जाएंगे, एक एक एरिया। क्लियर जी? आगे चलें, क्वेश्चन क्लियर होता है? नेक्स्ट, योर ऑडिट फर्म हैज बीन अपॉइंटेड। अच्छा पहले सॉरी, रिक्वायरमेंट, enumerate audit procedure to be performed on opening balances of intangible assets। implication report है? नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई, क्या बताया है कि किस एरिया को वेरीफाई करना है? इंटेंजिबल्स को। आगे यही बता रहा है ऊपर, आप आइडियर पॉइंट हुए हैं, ये प्रॉफिट की फिगर है, इंटेंजिबल्स की। हालांकि इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यही लाइन लिख देता हमारे लिए बहुत ही। स्टेप बाय स्टेप चले, एक एक प्रोसीजर आपने बताना है। स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? क्लाइंट से इस साल का शेड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे कि भाई ओपनिंग, एड, एडिशंस माइनस डिस्पोजल इज इक्वल, जैसे फिक्स ऐसे शेड्यूल होता है उसी तरह का शेड्यूल, उसे मूवमेंट भी बोलते हैं ना प्रैक्टिस में, शेड्यूल। हाँ हाँ, उसमें इनटेंजिबल का ओपनिंग आ रहा होगा, एडिशंस आ रही होंगी, डिस्पोजल्स आ रही होंगी। अच्छा एक चीज नोट करें, उसने हमारे लिए आसानी कर दी, उसने ये नहीं बताया इंटेंजिबल कौन सा है, गुडविल है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, कैपिटलाइज हुई है, या के कोई वेबसाइट वगैरह, लाइसेंस वगैरह है, कॉपीराइट्स हैं, ये नहीं बताया। तो इसका मतलब है कोई से भी एलिमेंट लिख सकते हैं। शेड्यूल ले लिया एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो इस साल बाय एडिशन हुई है उनको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब आगे 2-3 पॉइंट्स आप सब पॉइंट्स बना सकते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट है तो देखेंगे कैपिटलाइजेशन ठीक हुई है कि नहीं, क्राइटेरिया के मुताबिक मीट कर रहा है कि नहीं। अगर गुडविल है तो वो रिपोर्ट देखेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट, बिजनेस जो एसेट एक्वायर किए हैं। अगर लाइसेंस वगैरह है तो कॉस्ट पेड और लाइसेंस एग्रीमेंट इंस्पेक्ट कर लेंगे। ये तो क्या और
मोटाइजेशन की रिकैलकुलेशन देखेंगे, गुडविल को मोटाइज नहीं कर दिया और बाकियों को रीजनेबल बेसिस पे मोटाइज किया गया है। कोई इंपेयरमेंट इंडिकेशन है वो भी देखनी चाहिए। यानी आप सोचिए जरा, असल में हम प्रोसीजर इसी साल के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मकसद इस साल की फिगर को वेरीफाई करना नहीं है, रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग को वेरीफाई करना है। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गए इस साल। कोई प्रोसीजर ऐसा भी बताइए जो पिछले साल से रिलेट करता हो। प्रीवियस ऑडिटर के वर्किंग पेपर और शाबाश, और मैनेजमेंट के रिकॉर्ड से, जैसे ये जो इनटेंजिबल एसेट्स इनके पास ओपनिंग में है, इनकी भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, उसको भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अंदाजा हो गया कैसे लेके चल। इम्प्लीकेशन रिपोर्ट नहीं बतानी, उसने पूछी नहीं, और ना ही इसमें कोई वो वाले दूसरे प्रोसीजर बताने हैं, डेटर्स वाले, क्रेडिटर्स वाले, लोन वाले, क्योंकि उसने क्लियरली कह दिया मुझे सिर्फ इनटेंजिबल एसेट, दूसरे बताएंगे तो वो गलत होगा। डन जी। 3 रिक्वायरमेंट में कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ये भाई सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर आ गई ना, मुझे पता चल गया। मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन सेल्स ऑफ प्रीवियस मटेरियल मिस प्रीवियस ईयर में आ गई, पता चल गया 710 आ गया भाई इधर। अब लेकिन ये देख ले भाई, कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर है कि कंपैरेटिव है। मैनेजमेंट हैज एग्रीड, गुड न्यूज, गुड न्यूज। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है रीस्टेटमेंट करो, इसका मतलब है पिछले साल के ऑडिटर ने ना कर दी होगी, वरना रीस्टेटमेंट की बात ना करता, री इश्यू की बात करता। अगर पिछला ऑडिटर हां कर दे तो फिर रीस्टेटमेंट नहीं होती, री इश्यूड होती है। पिछले ऑडिटर ने ना की हुई है, चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो फिर भी हो जाता है। रीस्टेटमेंट कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर, कंपैरेटिव का केस नहीं। पाकिस्तान में बताया कॉरिस्पॉन्डिंग का चक्कर ही चलता है साहब। इन करंट ईयर फाइनल व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन दिस केस। पहले केस पढ़ ले। स्कूल लिमिटेड इज एंगेज्ड एंड इट हैज अपॉइंटेड यू। अब तो इंपैक्टर अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो अदर मैटर पैराग्राफ लिखेंगे और ये भी लिखेंगे उसमें क्या कुछ लिखना, ठीक है? क्यों लिखेंगे? अब ये पहले तो नहीं लिखा था सर, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है। पहले इंपैक्ट पिछला सवाल भी फर्स्ट ईयर ही था, उससे पिछला सवाल भी फर्स्ट ईयर ही था, उसमें तो नहीं लिखा था। कोई नहीं बोलेगा और उसमें क्यों नहीं लिखा था? क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, इस साल भी हम अपॉइंट हुए हैं, इस क्वेश्चन में भी इस साल हमें अपॉइंट किया है, पिछले साल कोई और राइटर था। पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें भी हमें उसी साल में अपॉइंट किया गया था, लेकिन इसमें हम अदर मैटर लिख रहे हैं अपने सोल्यूशन में। पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं लिखा था, क्यों? इनिशियल की वजह से नहीं, इनिशियल की वजह से है। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ऑडिट प्रोसीजर की थी, रिक्वायरमेंट गौर से नहीं पढ़ी मेरे भाई ने। हाँ जी, इसमें वो कह रहा है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, तो अदर मैटर आ गया जी, आ गया। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंडेड जून 30 द मिडल मैनेजमेंट इन क्या इन कनाइवेंस क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं प्रोनाउंस कनाइवन, यानी इससे लग रहा है कि मिली भगत, मिली भगत, इतना मुझे पता है इसका मतलब होता है मिली भगत। With low staff booked a sale of material amount which actually pertain to current year. XYZ company has given unmodified report on previous year. ये लो है कि नहीं? अच्छे ऑडिटर के बुरे ऑडिटर, बुरे ऑडिटर। चलो कोई बात नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी ना, आइडेंटिफाई कर ली हमने। अब बताइए क्या मैनेजमेंट ने कहा रीस्टेट करते हैं, क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एम्सिस ऑफ मैटर। एम्सिस ऑफ मैटर किस वजह से? रीस्टेटमेंट की वजह से। अदर मैटर किस वजह से? इनिशियल ऑडिट की वजह से। एक मिनट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं जब पिछले साल के ओपिनियन में और इस साल के ओपिनियन में फर्क हो, इसमें तो हम रीस्टेटमेंट ही लिखेंगे, ठीक है? क्लियर? सोल्यूशन लिखा तो आप, सोल्यूशन देखा आप चौंक उठे, हैरान हो गए, आपने कहा ये पॉइंट मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया, पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूं। व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन, अच्छा इसमें इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट है। एक और क्वेश्चन था उसमें उसने पता है रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑडिट की केस स्टडी के सोल्यूशन में क्या आएगा ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सेम इंफॉर्मेशन हो और रिक्वायरमेंट में लिख दे व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोसीजर कौन से लिखेंगे इधर? क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर? क्या वो तो आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है आपने, आइडेंटिफाई तो कर लिया हुआ है।
वो तो बेसिस फॉर ओपिनियन तो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में कवर हो जाता है। अगर यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन होता तो एक काम एडिशनल करते, बोले क्या, जो कि आई कैप ने किया हुआ। जब कभी पिछले साल में मिस स्टेटमेंट आती है ना, अगर इंप्लीकेशन रिपोर्ट के अलावा भी उसने कुछ पूछा हो तो ये वाली बात लाजमी सोल्यूशन में लिखता है वो आई कैप। ऐसे नहीं बताऊंगा, कुछ तो सोचिए पहले। अगर कोर्स ऑफ एक्शन हो तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के साथ क्या बात लिखनी थी? वो कहता है रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले साल जानबूझ के मिस स्टेटमेंट की गई हो। और खास तौर पे ये जो हमें बता रहा है ना कि मिली भगत के साथ, तो पिछले साल मिली भगत की, इस साल नहीं मिली भगत की होगी, हैवी सेल की होगी। तो खुद बताइए, रिस्क ऑफ फ्रॉड आना चाहिए कि नहीं? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट को डिस्कस होना चाहिए कि नहीं? अब वादा करें मेरे साथ कि जब कभी पिछले साल में मिस स्टेटमेंट आएगी और वो कोर्स ऑफ एक्शन, इंप्लीकेशन रिपोर्ट में नहीं लिखना, जब कभी वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा तो आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो बताना ही बताना है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी डिस्कस करना है। करेंगे पक्का? देखते हैं आगे चले, इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना। स्कूल लिमिटेड क्लियर? क्वेश्चन, मिस्टर बुरहान इज वर्किंग एज ऑडिट मैनेजर इन, ओह सॉरी, पहले रिक्वायरमेंट, सॉरी। Explain how the audit team should deal with the above situation. बताइए इस सिचुएशन को कैसे डील करें? हमने कहा अभी बताते हैं। Mr. Burhan is working as audit manager in a firm of chartered accountants. The audit team have brought the following matter to his attention. On the first audit of Nasir Limited, the chief financial officer of NL has revealed that due to an error, a material liability was understated in preceding financial year. पढ़ लिया? करवाएंगे सॉल्व हमें? शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। स्टार्ट कहां? भाई रिक्वायरमेंट पढ़ ले पहले। हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे डील करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में हर एक्शन आ जाता है, इंपैक्ट प्रोसीजर भी, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी। लायबिलिटी डिक्रीज की है, फ्रॉड की तरफ जाना है भाई, फ्रॉड की तरफ जाना है, फ्रॉड की तरफ जाना है, फ्रॉड की तरफ जाना है पक्का। शाबाश। रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इंक्रीज, सॉरी डाउटफुल वगैरह वगैरह हो गया साइड पे। अब क्या करना है आगे? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। शाबाश, बताइए। एक मिनट है रे, अदर मैटर कैसे आ जाएगा? अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है। फर्स्ट अदर मैटर में क्या बताएंगे? वही इंफॉर्मेशन जो बताते होते हैं, ठीक है। और शाबाश, यही सुनना चाहिए। नहीं बता रहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है कि कंपैरेटिव। भाई का गला दबा दीजिए फौरन, गला दबा, इसकी शहीद कर दो इसको, है? हाँ, बाय डिफॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ही है। अब आगे चले, आगे चले। क्यों है चेक करेंगे? ये मटेरियल बता तो कैसे बताए आपको? सो से बाहर निकल के बताने से रहा। क्या बताएं इसके साथ? हम स्टार्ट मैनेजमेंट से करते हैं कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से करते हैं? अब आप इसको शहीद कर रहे हैं। प्रीडिसेसर ऑडिटर है ही नहीं, ये फर्स्ट ऑडिट क्या है? अभी अदर मैटर खुद बताया, अदर मैटर खुद बताया, प्रीडिसेसर ऑडिटर है ही नहीं है। अब बताइए प्रीडिसेसर ऑडिटर से शुरू करना चाहिए कि मैनेजमेंट से? ये कैसे पता चले कंपनी का फर्स्ट ऑडिट है कि हमारा फर्स्ट ऑडिट है? ये पिछले साल उसने बता दिया हुआ है ना, ये पिछले साल, तो इसका मतलब है पिछले साल भी कंपनी थी। तो हमें इधर उधर ना भटकाएं, काम की बात बताएं। शुरू कहां से करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग से कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडिटर से कि मैनेजमेंट से के खुद से? प्रीडिसेसर क्या कहेंगे प्रीडिसेसर ऑडिटर को? अगर वो रीइश्यू कर दे अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं कर तो करवाता रीस्टेट करवाएंगे।
मैनेजमेंट एग्री कर गई है, कर गई कि नहीं की। अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एमसी, और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो मॉडिफाइड के क्वालिफाइड। शाबाश, क्वालिफाइड किस वजह से? लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी की वजह से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से नहीं, बोले लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। पिछले साल था, इस साल तो ठीक है, लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, बस ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, अगर जाके नहीं सर इस साल में भी मसला है, हाँ तो कहानी सारी है ना सर। ये वैसे अगले दिन करने वाला अभी सारी खिचड़ी मिक्स होती है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन अभी करवा रहा हूं तो कह रहे खिचड़ी, अगले दिन कह सर रिवीजन होने वाली है, मैं जैसे आपकी चालें जानता नहीं। हाँ। 5 रिक्वायरमेंट, डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर मॉडिफिकेशन। शुक्र करें प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, प्रीवियस ईयर मॉडिफिकेशन जैसे ही उसने कहा मुझे फौरन पता चल गया। 7 टन है। यू आर कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ अख्तर ऑटोज लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर, लिस्टेड कंपनी एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स। सलाम दुआ कर रहा है। कैम कैसे आ गया? हाँ कैम सेक्शन आया, कैम सेक्शन आया, बिल्कुल हाँ जी। प्रीवियस ईयर्स, लेकिन उसने कहा हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर मॉडिफिकेशन। मुझे बताओ, मुझे कोई और ना बताओ। Previous year's audit report was qualified on account of inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to store and spares, as ledger of store and spares contained many negative balances. Scope limitation थी misstatement। ये क्या है ऊपर? Qualified on inability to obtain sufficient appropriate audit evidence क्या होता है? Scope limitation है। अच्छा, मेरा असल में सवाल मैंने ये नहीं पूछना था कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, असल सवाल मैंने ये पूछना था पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक में स्टोरेज स्पेयर में स्कोप लिमिटेशन है कि क्लोजिंग में? ये उसे बताना चाहिए था, नहीं बता। कोई बात नहीं, हमारा सोल्यूशन ऑटोमेटिकली दोनों को कवर करता है। हमने कहना पिछले साल स्कोप लिमिटेशन थी, अब इस साल का फैक्ट बता रहा है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग के मुताबिक करे कि कंपैरेटिव? कॉरेस्पॉन्डिंग के मुताबिक स्कोप लिमिटेशन है, प्रीवियस ईयर मॉडिफिकेशन है। अच्छा, अब ये नहीं है क्वेश्चन, ये अच्छे ऑडिटर वाला केस है कि बुरे ऑडिटर वाला? अच्छे ऑडिटर वाला, कि उसने क्वालिफिकेशन कर दी थी। ये कौन सा केस है? अच्छे ऑडिटर वाला। हमने क्या देखना है? मैटर रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इफ मैटर इज रिजॉल्व, अनमोडिफाइड ओपिनियन। If a matter is unresolved but not relevant to current year, qualified, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में पिछला साल का रेफरेंस देंगे लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। और अगर मैटर अनरिजॉल्व रेलिवेंट फॉर करंट ईयर, क्वालिफाइड ओपिनियन एक ही आएगा। क्वालिफाइड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों साल का। क्लियर होएगा नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नहीं मेरा हाल बस हो गया। चलिए ये कुछ अच्छा, बाकी के क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया ना एप्लीकेशन गाइड के नाम से। बाकी के क्वेश्चन आपने घर जाके गो थ्रू करने हैं, देखने हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ को समझ आया? अच्छा, 5 7 10 को 5 10 के साथ मिलाना है, और हो सके तो 560 का तड़का भी लगा लें, क्योंकि आपको पता है एक जगह पे 7 10 और 560 मिल जाते हैं। कब कहाँ मिलते हैं बता? कहाँ मिलते हैं? 7 10 और 560 कहाँ मिलते हैं? जब पिछले साल करस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट हो और प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्री हो जाए री इश्यू करने पे। 7 10 और 560 कहाँ मिलते हैं? किस मोड में मिलते हैं? जब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट हो और प्रीडिसेसर ऑडिटर अपनी गलती माफ इशू। ये ध्यान में रखिएगा। तो बेहतर है 560 5 10 7 10 ये इकट्ठे पढ़ ले तो अच्छा, वरना कम से कम 5 10 7 10 तो इकट्ठे ही चलेंगे। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।